नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद अब मामले की परतें खुलने लगी हैं। लापरवाही के इस मामले में फैक्ट्री मालिक के साथ साथ प्रशासन की भी भूमिका दिखाई देने लगी है और फैक्ट्री मालिक के ऊपर सियासत के दिग्गजों की सरपरस्ती की बात भी कही जा रही है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर अग्रवाल बंधुओं का अवैध कारोबार हरदा में खुले आम फल फूल रहा था, जिसकी वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अग्रवाल बंधुओं की अवैध पटाखा फैक्ट्री के अग्निकांड के शिकार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए ये लोग हैं। हादसे के पहले तक इनके सर पर भी छत थी, बसा बसाया पूरा घर था, लेकिन मंगलवार को हुए धमाके में इनका आशियाना उजड़ गया और अब घायल अवस्था में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। कल अचानक पहला विस्फोट हुआ, हम घर से बाहर निकले और फिर 1.5 मिनट के अंदर करीब दूसरा ब्लास्ट हुआ। जब तक तो बिल्डिंग के परकच्चे उड़ना शुरू हो गए और ब्लास्ट पे बाद 10 मिनट में तो पूरा स्वाह हो गया, पूरा गोडाउन। और हमको भागने का मौका नहीं मिला। भागने में हमको 8 जने को चोटें आई हैं सबको। अंदर 100,000 पब्लिक पर डे काम करती है, उसमें 100-150 निकली थी हमारे सामने तो। और अंदर कितनी फंसी कितनी भगी है हमें नहीं मालूम। उतनी आग में जो फंसे होंगे, हाँ, क्या उनकी हड्डियां भी बची होंगी कि सब? कोई ठिकाना नहीं है कहीं भी। एक सुना है कि एक फटाखा मालिक भी प्रदीप घायल हुआ है। अब वो घायल हुआ है कि निपट गया ये भी नहीं मालूम है। जो रेफरी नहीं हो पाए, जो अंदर फंस गए होंगे, हाँ, क्या वो तो मरना ही है ना। कई मर गए है पे। हमारे रोड 8-10 मौतें पड़ी हुई थी। अब वो क्या हुआ, वो भग के ही निकले। गिर गए। जी बताइए। उनके ऊपर से जो रोड पे चलने वाले हों वो भी गिरे। उनके ऊपर से हम गिरते पड़ते। वो जब दूसरा ब्लास्ट हुआ तो यहाँ नाली में सब पूरे के पूरे फेंका गए, छोटी छोटी बच्ची उनको लेके। तो क्या विस्फोट की आवाज से गिर गए आपकी? नहीं, उसका धमाका ऐसा था कि ऐसा उठा के जैसा फेंक रहे ना, हमको संपट नहीं है कि हम अपनी मर्जी से नहीं गिरे। ये सब जगह छोड़ के यहाँ से वहाँ फेंकाए और जो पास था। मकान हमारा नहीं पे था, पीछे गोदाम के पूरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हम ये खड़े हैं, मकान लड़के उन भी हैं, ये खड़ा एक लड़का इनने घिस के ले गया मेरे को बाहर। अब बताते हैं आपको अग्रवाल बंधुओं का ये स्याह कारोबार कैसे 11 साल में एक इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। कैसे यहाँ पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से भी मजदूर आने लगे और कैसे यहाँ की फैक्ट्री से निकले पटाखे देश भर में बिकने लगे। अग्रवाल बंधुओं ने 2013 में हरदा के बैरागढ़ में किराए के एक घर से पटाखा फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन जल्द ही 2.5 एकड़ का एक परिसर, 4 बड़े गोदाम और ऐसी 3 और फैक्ट्री हरदा में चलाई जाने लगी, जहां हजारों की तादाद में मजदूर काम करते थे और तमाम फैक्ट्री चला करती थी नियम कानून को धता बताकर। हरदा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो हरदा है, उसमें इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री कैसे संचालित की जा रही थी? और हरदा के बीचों बीच शहर में इतना ज़्यादा बारूद का ढेर कौन अनुमति दे रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर अनुमति दे रहा था तो वो कौन सा कानून था जो हरदा को तबाह कर गया? मैं उस कानून को जानना चाहता हूँ यहाँ के कलेक्टर महोदय से, ये सवाल है मेरे। आइए बताते हैं आपको वो जरूरी नियम जो पटाखा फैक्ट्री के लिए जरूरी होते हैं और ये भी जानिए कि अग्रवाल ब्रदर्स की फैक्ट्रीज में ये नियम माने भी जाते थे या नहीं। पटाखा फैक्ट्री को आबादी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। पटाखा फैक्ट्री के नजदीक कोई हाई टेंशन लाइन या फिर कोई बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए। पटाखा फैक्ट्री के मालिक के पास अग्निशमन विभाग और संबंधित थाना क्षेत्र की एनओसी होनी चाहिए। पटाखा फैक्ट्री में मजदूरों के लिए आवश्यक ड्रेस, दस्ताने और मास्क मौजूद होने चाहिए। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की दशा में पर्याप्त पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पटाखा फैक्ट्री में रेत से भरी हुई बाल्टियां और आग बुझाने के यंत्र भी होना जरूरी है। पटाखा फैक्ट्री में धूम्रपान, गैस, लैंप, अगरबत्ती और तमाम ज्वलनशील पदार्थ वर्जित होने चाहिए। ये वो नियम है जो किसी भी पटाखा फैक्ट्री के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हरदा की पटाखा फैक्ट्री तो अग्रवाल बंधुओं की थी, तो भला यहाँ क्या नियम और क्या कानून? उपरोक्त तमाम नियमों की अनदेखी अग्रवाल ब्रदर्स की फैक्ट्री में होती रही। अग्रवाल ब्रदर्स का कारोबार इतना बड़ा हो गया था कि छोटी मोटी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती ही रहती थी।
तो खाना पूर्ति के लिए कार्यवाही भी प्रशासन कर दिया करता था। मसलन कभी फाइन तो कभी छोटा मोटा केस। ये पहला मौका नहीं है जब इस फैक्ट्री में हुए धमाके के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। 2015 में अग्रवाल बंधुओं की पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। तब जांच में यह बात सामने आई थी कि पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। गोदाम मालिक दिनेश शर्मा ने वर्ष 2013 में अपना गोदाम राजू अग्रवाल को किराए पर दिया था, लेकिन राजू ने उसमें विस्फोटक पदार्थ रखने की अनुमति जिला दंडाधिकारी से नहीं ली। उनसे बिना प्रशिक्षण और समुचित सुरक्षा उपायों के पोटाश बारूद के इस्तेमाल से पटाखे बनवाए जा रहे थे। इस मामले में हरदा न्यायालय ने राजू अग्रवाल और उसके साथी दिनेश शर्मा को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं में दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2023 में पटाखा व्यापारी अग्रवाल परिवार पर जीएसटी का छापा पड़ा, जिसमें 46 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल फायरवर्क्स के नाम से चलने वाला ये उद्योग बैरागढ़ में 2.5 एकड़ के परिसर में 4 गोदामों और कुछ आवासीय मकानों में संचालित होता था। इस फैक्ट्री को 2023 में प्रशासन ने अमानक पाते हुए सील कर दिया था। इसके बाद अग्रवाल बंधुओं ने संभागायुक्त से अपील की, जिसके बाद फिर से गोदाम और फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी गई और फिर से शुरू हो गया अवैध पटाखों का कारोबार। बताया जाता है कि फैक्ट्री में तय सीमा से करीब 100 गुना से भी अधिक पटाखों का उत्पादन हरदा में अग्रवाल बंधुओं की तमाम फैक्ट्रीज में किया जा रहा था। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक दल के लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो तो है ही, उसके साथ में उसको संरक्षण किसने दिया? 10 साल से कैसी फैक्ट्री चला रहा था, 2 बार कैसे उसको घटना हो गई इसमें, इसके बाद उसको जेल हो गई, जेल के बाद भी संरक्षण से चल रही थी। तो ये सत्ताधारी दल के लोग, यहाँ के मंत्री और यहाँ के विधायक रहे और 5 साल मंत्री रहे, वो क्या कर रहे थे? तो उनके ऊपर भी आरोप पूरा आता है और प्रशासन के ऊपर आरोप आता है। कमल पटेल की भी जांच होना चाहिए और 5 साल इन्होंने 5 साल के इनके कार्यकाल के कॉल डिटेल की जांच होना चाहिए, जिससे पता लग जाएगा कि इनने कितनी बात की उनसे और कैसे संरक्षण दिया, क्योंकि संरक्षण सीधा दिख रहा है। एक कमिश्नर ने कैसे स्टे दे दिया, कलेक्टर ने हटाया, कमिश्नर ने स्टे दिया, फिर दोनों धरे रह गए और जो चालू है उसकी फैक्ट्री और चालू दोनों के स्टे और उसके बाद भी चालू है। एक ने स्टे दिया, 1 महीने के लिए दिया, स्टेबल है, बाकी उसके बाद कैसे चालू रही? तो ये सब चीज़ें हो रही है, मिली भगत के बगैर कुछ नहीं है। ये कमल पटेल का मिली भगत होने की संभावना दिखती है इसमें, निश्चित है। ये मेरा भी सीधा आरोप है। इस भीषण वारदात के बाद समूचे हरदा में मातम पसरा है। इंसानों के साथ साथ सैकड़ों मवेशी भी मारे गए। सुनाते हैं आपको पहले धमाके के वक्त फैक्ट्री के भीतर काम करने वाली नसरीन की कहानी, खुद नसरीन की जुबानी। बहन जी, क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन, क्या हुआ था कल? सर वो अचानक से एक आइसर खड़ी थी खंबे के साइड से गोडाउन के पीछे वाले हिस्से में, बस वही उसी में विस्फोट हुआ और उसकी आवाज़ सुन के हम सब लोग फैक्ट्री से बाहर आए और देखे कि आग वाग धुआं वगैरह दिखा और हम रोड पे आए और रोड से थोड़ा कुछ कदम चले और दूसरा विस्फोट हुआ। दूसरे विस्फोट में हम सब उछल के पता नहीं कहाँ गिरे, बच्चे भी थे हमारे साथ और फैक्ट्री के पीछे ही घर था, तो सोचे कि कुछ सामान बचा ले, इस मारे हम खुद को भी नहीं बचा पाए। ये पैरों में चोट है, इधर ही घुटने में चोट है, दोनों पत्थर भी लगे, इधर पीछे भी लगे और बस जैसे तैसे भाग के इधर खंडवा रोड पे खेत में से निकल के, गौशाला में से निकल के और गए। और उसके बाद क्या हुआ, सड़क पे लाशें पड़ी थी, गाड़ियाँ पड़ी थी, लोग जो बाइक चला रहे थे वो इंसानों के ऊपर से चला के भाग रहे थे। बहुत भयानक मंजर था और हमारे घर का पूरा सामान जल गया, बस जैसे खड़े हैं। ये कपड़े भी मांगे हुए हैं रिश्तेदारों के। बहुत तो आप क्या फैक्ट्री में काम तो नहीं करती होंगी? काम करते थे फैक्ट्री में। क्या काम करती थी आप? फैक्ट्री में ये कलर वगैरह करना, पटाखों की रंगाई करना, ये काम करती थी। तो पहले धमाके के वक्त आप फैक्ट्री के अंदर ही थी? हाँ, पहले धमाके जब वो आयसर में जो धमाका हुआ तो हम आवाज़ सुन के बाहर आए और उसके बाद में सड़क पे भागे। जो मेरे संपर्क में लोग थे उनको लेके मैं बाहर आई और बाहर आने के बाद में देखे उस तरफ खड़के कि क्या हुआ एकदम से। 5 मिनट बाद और 5 मिनट का समय मिला था हमको भागने का, पर 5 मिनट में कितना, क्योंकि फैक्ट्री के जस्ट पीछे हमारा घर, बच्चे छोटे, तो उनको संभालें कि हम खुद को बचाएं। बस उनको संभालने में हम लोग भी घायल हुए, परिवार पूरा साथ हुआ था हम सब। अच्छा, 4 घंटे में हम सब इकट्ठा हुआ। मेरे परिवार के कम से कम 29-30 लोग थे। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर कितने लोग थे उस वक्त?
फैक्ट्री के अंदर करीब करीब 400 लोग, तो अब एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि 400 लोग तो थे फैक्ट्री के अंदर। कितने निकल पाए होंगे? सर ये तो मैं, क्योंकि उस टाइम तो मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी कि कितने निकले, ये अंदाज़ा तो नहीं बता सकती मैं कि कितने निकल पाए होंगे, पर नुकसान तो हुआ है बहुत। ये बताइए मुझे, यदि कोई रह गया होगा अंदर तो उसका क्या हुआ होगा? अगर कोई रह गया होगा तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो है कि नहीं है, कि कुछ था कि नहीं था, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। तबाही का दंश झेलने वालों की यहाँ कमी नहीं है। जहां देखो वहां अग्निकांड के पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। बड़ा आरोप अब उन लोगों को लेकर लग रहा है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि सैकड़ों लोग इस भीषण अग्निकांड में भस्म हो चुके हैं, तो उनका तो अब डीएनए भी नहीं मिलेगा। दोनों साहब, इतनी बड़ी घटना आपके विधानसभा क्षेत्र में हो गई और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग गायब हैं। कहाँ गए ये लोग और कैसे लोग ढूंढेंगे उनको? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, और मेरा बिल्कुल सही बात है। प्रशासन पे भी हमारा आरोप है कि ये लोग जो नीचे तलघर में जो नीचे काम कर रहे थे, और लोगों से भी बात की हमने, अस्पताल में और सब जगह बात की है, तो उनका ये कहना पड़ रहा है कि कम से कम 600-700 लोग थे। 600-700 में से 200-300 मुश्किल से निकल पाए, बाकी लोग कहाँ गए? तो 150 दबे होने की संभावना है, पर उसको रेस्क्यू करना चाहिए। वो प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। ये मटेरियल को इधर उधर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसका रेस्क्यू का वो होता है कि पूरा का पूरा खोलते, तलघर को निकालते, फिर मलबा निकाल के फिर चेक करते तो पता लगता। तो हो सकता है कि पूरी बॉडियाँ वहाँ अंदर होगी, तो ये संभावना दिख रही है। इसकी जांच होना चाहिए प्रॉपर, और जांच होकर इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन प्रशासन सिर्फ उन्हें ही मृत मान रहा है जिनकी लाश मिली है। जो घटना स्थल है, यहाँ पे अभी डेब्रिज हटाने का काम चल रहा है। जैसे भी डेब्रिज हट जाते हैं तो मेरे ख्याल से रात भर में हम लोग कुछ और एडिशनल मशीन्स लगा करके इसको क्लियर कर लेंगे। अभी भी पटाखे के धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे रेस्क्यू चल रहा है उसमें बीच बीच में धमाके की भी आवाज़ होती जा रही है। जी, लेकिन अभी काफ़ी कुछ सबसाइड हो गया। 99% जो है अभी की जो परिस्थिति है, आग टोटली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे जो आसपास के घर हैं उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो कोशिश ये है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर करके प्रयास करें कि किसी और तरह से कोई और घटनाक्रम ना हो। सर बता दें, फैक्ट्री के साथ साथ गोडाउन भी था, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ और काफ़ी दूर तक इसके मतलब अभी जो डेब्रीज को हटाया है हम लोगों ने, उसमें ऐसी चीज़ें परिलक्षित नहीं हो रही हैं, बट हाँ हो सकता है कि पूरी सारी डेब्रीज हट जाएंगी, तब हम और बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अधिकांश काम करने वाले मजदूर दूर दराज के इलाकों के हैं, और अधिकांश ऐसे हैं जिनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ काम करते थे। सोमवार तक तो उन्हें लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद नहीं। मध्य प्रदेश के हरदा में फटाके की अवैध फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद क्या हालत है आसपास के इलाकों की दिखाता हूं आपको। फैक्ट्री से करीब 500 मीटर की दूरी, यहाँ पर आपको दरवाजे दिख रहे होंगे टूटे हुए। थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरी की पूरी दीवार ही टूट गई है। किसी भी घर का दरवाज़ा सुरक्षित नहीं बचा है। ये करीब 500 मीटर दूर जहाँ धमाका हुआ उससे 500 मीटर दूर के हालात। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा होगा आपको। ये कॉलम जो है उसी फैक्ट्री का कॉलम है जिसमें धमाका हुआ है। आधा किलोमीटर दूर हवा में ट्रैवल करता हुआ ये कॉलम यहाँ तक पहुँचा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यदि ये किसी पे गिरा होगा या किसी से टकराया होगा तो आखिर उसका क्या हाल हुआ होगा। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, आगे और लेकर के चलते हैं आपको और दिखाते हैं आपको। भीतर एक आपको साड़ी पीले कलर की दिखाई दे रही होगी। बताया जा रहा है कि करीब 30 फीट दूर से एक महिला फिका करके यहाँ पर आई थी और यहाँ पर वो बुरी तरह जख्मी हुई थी। उसी के कपड़े हैं ये जो यहाँ पर रह गए हैं। और अभी मैंने आपसे कॉलम की एक बात बताई थी कि किस तरह से कॉलम आधा किलोमीटर आसमान में ट्रैवल करते हुए आकर के गिरा है। उसी तरह का एक और कॉलम मैं आपको दिखाता हूँ जो ज़मीन पर नहीं गिरा है बल्कि बीच में अटक गया है। मैं अपने कैमरे को ऊपर करके आपको दिखाता हूँ। ये टीन के ऊपर आपको एक लोहे का सरिया दिख रहा होगा। ये सरिया एक कॉलम का सरिया है जो कि जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है ये भी वहाँ से उड़ा है और उड़ करके आधा किलोमीटर दूर आकर एक दूसरी ये भूसा रखा हुआ है यहाँ पर आकर के टंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश गुर्जर। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पूरा काम धाम देखता हूँ इस फैक्ट्री का। अच्छा, ये क्या हुआ कल इस बार में? क्या क्या आपकी आंखें देख पाई? नहीं, मेरी आंखें नहीं देख पाई। मैं 10 से 11 के बीच में था यहाँ पे और 11:20 के आसपास ये धमाका हुआ। क्या पता चला आपको क्या हुआ था? ये पहला कम ब्लास्ट हुआ था तो मेरे 4-5 आदमी यहाँ काम कर रहे थे, वो गेट पे भाग गए। उन्होंने फिर फ़ोन करके मुझे बताया
कि यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई भी है। तो उसके बाद वो भाग गए। दूसरा धमाका आया, उसमें ये बीम कॉलम ये सब दूसरे धमाके में आए। उड़ के आया? हाँ, उड़ के आया। मेरे एक यहाँ इनोवा कार खड़ी थी, वो पूरी डैमेज हो चुकी। एक कैंपर थी, 3-4 डंपर, पीछे डामर प्लांट, उधर ऑफिस भी पूरा डैमेज हो चुका है। ये तो सुना आपने सामान का क्या हाल हुआ है, ये उन्होंने बताया गुजर साहब ने, लेकिन माल के अलावा जान का क्या हुआ, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। जान यहाँ पर हाँ बताएं। बाहर के मजदूर भी वहाँ काम करते थे, अब उनका तो कोई अता पता नहीं है क्या है क्या नहीं। वहाँ कम से कम 300-400 आदमी काम करते थे पर डे फैक्ट्री में। बाहर निकल पाए होंगे कि नहीं? अब वो तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं आप यहाँ से 20 फीट नहीं जा पाए। हाँ। तो क्या वो निकल पाए होंगे? ऐसा कोई नहीं। उधर से हमारे जो 4-5 आदमी यहाँ से भगे थे ना, वो ये देख रहे थे कि रोडों से पब्लिक भागती आ रही है, लाशें उछल को आई थी, उनने ये देखा रोडों पे गिरी थी। ये सब चीज़ें हमारे आदमियों ने बताया मुझे। मोहन, क्या लगता है कितने मजदूर अंदर फंसे होंगे? सर ये तो पता नहीं है हमको, क्यों हम यहाँ थे नहीं। हम 10 मिनट पहले ही निकले। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग थे उनकी खोज खबर लेने वाले तो बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं सामने, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि खंडवा के, बुरहानपुर के, झाबुआ के, दूसरे ज़िलों से आई हुई लेबर यहाँ पर काम कर रही थी। उनसे कोई पूछ, उनके बारे में कुछ? हाँ सर, उनका तो अभी तक कोई पता नहीं है ना, उनके कोई परिवार से आया भी नहीं है। जो बाहर के लोग हैं उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति अभी नहीं आया है, उनका कोई पता नहीं है हमको अभी। वो रोज़ हमको मिलते थे, हम प्लाट पे आते थे तो हमारे प्लाट से इधर उधर जाते थे, किराना दुकान पे सामान लेने भी वो जाते थे हमारे सामने। हम उनको देखते थे, किराना सामान लेने जाते थे, आते थे, लेकिन अभी तो वो सुबह से हमको दिखे नहीं। आज नहीं दिखे वो? आज नहीं दिखे। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो परिवार से रहते थे। महिलाएं भी थी? महिला भी थी, बच्चे भी थे। पर क्या संख्या होगी ऐसे लोगों की? 40-50 थे कि ज़्यादा? हाँ सर, कम से कम 40 से 50 लोग तो बाहर के थे यहाँ पे, और बाहर के फिर ये जो मजदूर आते थे अपने, वो अलग थे। 40 से 50 लोग थे जो इनको रोज दिखा करते थे, लेकिन आज सुबह से नहीं दिखे हैं। कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। उनकी खोज खबर लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। उसकी वजह ये कि वो सारे मजदूर यहाँ के थे ही नहीं। मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। प्रोफाइल उनका ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। शायद यही वजह है कि मिसिंग कंप्लेंट्स जो है यहाँ पर ऐसे लोगों की हुई ही नहीं है जो कि दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आकर काम कर रहे थे। इस विभत्स और भयंकर हादसे के बाद सरकार सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन ये हादसा मरने वालों की संख्या को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। प्रशासन सिर्फ उन्हें मृत मान रहा है जिनकी लाशें मिली हैं, लेकिन उनका क्या जिनकी लाशें भी राख में तब्दील हो चुकी हैं। हरदा के ग्राउंड जीरो से अभिनव उपाध्याय की रिपोर्ट।